डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट, और पॉसिबली इनमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनमें वो क्वेश्चंस लिए गए हैं जो यूजुअली आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। केवल क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया और कुछ नहीं, और सब कुछ मैंने आप लोगों को क्लास में बताया है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के बाद हम आए मॉड्यूल 3 पे। मॉड्यूल 3 में जो आपका सिलेबस है वो है ये वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस्ड था टोटल मॉड्यूल 3, जिसमें आपने पढ़ा था वेक्टर, स्केलर फंक्शन, फील्ड्स, डेरिवेटिव्स, कर्व्स, टेंजेंट, आर्क ऑफ द लेंथ, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। इन्हीं पे बेस्ड हम लोग आज एमसीक्यूज करेंगे। हम देखेंगे कि आप लोग जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो कि नहीं हो। ये एक प्रैक्टिस सेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है। ये वो नहीं है कि जिसको देख के आप मतलब प्रिपरेशन करो। ये प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये वीडियोस हैं जब आपने प्रिपरेशन कर लिए हैं उसके बाद आप इनको देख के क्वेश्चंस करो। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ इसीलिए मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि हाँ प्रॉब्लम को इस तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास है, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक वेक्टर आर दिया हुआ है टी क्यू बाई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 7k कैप। आपको बताना है डी आर बाई डी टी क्या होगा। केवल डेरिवेटिव पूछा है इस वेक्टर फंक्शन का। तो क्वेश्चन करो और आंसर दो वीडियो पॉज करके। टिल देन मैं आंसर बता देता हूँ। इसका डेरिवेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास ये आर दिया हुआ है और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास, तो एक डी आर बाई डी टी के लिए यहाँ पर डी एफ वन बाई डी टी हो जाता है, डी एफ टू बाई डी टी हो जाता है, डी एफ थ्री बाई डी टी हो जाता है, अगर एफ वन एफ टू और एफ थ्री जो है वो टी के फंक्शन हो, और आर जो हो वो क्या हो, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। तो वही यहाँ पर फॉलो हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3t² आई कैप, और ये तो हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा आपका 2t 2j कैप। सो दिस इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ल ऑफ दिस, इसका कर्ल निकालना है, बताना है आप लोगों को कर्ल क्या होगा, बताओ आंसर। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, आंसर दो, सही है आगे बढ़ो, वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा वीडियो देखो, क्वेश्चन देखो, उसका अगर आंसर आता है तो उसको सॉल्व करो और वीडियो को आगे कर दो, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाए। तब तक मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे देता हूँ। कर्ल क्या होता है, नबला क्रॉस वी, आप लोगों को पता है। क्रॉस में हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे आप सिंपली, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म मिस है, के कैप मल्टीप्लाई बाई क्या आना चाहिए यहाँ पे, के कैप मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स ऑफ डेल एक्स जेड। ठीक है, और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई जेड, तो ये भी जेड माइनस जेड आ जाएगा दोनों। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मिस है, देख लेना आप। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। सो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो। और ये मैं कई बार आप लोगों को करा चुका हूँ, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ मैं क्या आंसर आएगा। आपका ये आंसर आ गया, डेल एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल जेड 1 + 1 + 1 3। सो इसका आंसर 3 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है डाइवर्जेंस। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। इसकी बजाय ये स्टेटमेंट लिख सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ 3 डायमेंशनल रेडियल वेक्टर, ये 3 हो जाएगा। अगर उसने बोला होता 2 डायमेंशनल, तो आंसर 2 आ जाता। ठीक है, ये बताओ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, साथ ही साथ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये सब क्या होते हैं आप लोगों को पता है। वीडियो पॉज करो, आंसर दो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो टिल देन मैं आप लोगों को प्रूफ दे देता हूँ डायरेक्टली। ग्रेडियंट ऑफ
कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई क्या है यहाँ पे, स्केलर फंक्शन। तो इसका जब भी हम करते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, किसी भी फाई के लिए हमेशा इसका आंसर क्या आता है आपके पास, 0। ठीक है, उसी तरह एक और स्टेटमेंट है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0। ठीक है, तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेबुला r रेज़ टू द पावर n, r इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वेक्टर। और पोजिशन वेक्टर क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, सो आपको बताना है कि r रेज़ टू द पावर n, r मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो उसका मुझे ग्रेडियंट, सॉरी इसमें डाइवर्जेंस नहीं होगा, मेरे ख्याल से ग्रेडियंट है। सो ये एडिट कर दिया मैंने, ये ग्रेडियंट है। ओके, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है तो नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंस। क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वेक्टर का तो क्या होगा, कर्ल। और डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है स्केलर फंक्शन के साथ तो क्या होगा आपके पास, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे ये आर एन जो है, आर रेज़ टू पावर n, वो क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो डाइवर्जेंस और कर्ल तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, ये अंडरस्टूड है। तो इसका आप निकालोगे तो क्या आएगा, आप निकालो आंसर, निकालो वीडियो पॉज करके, टिल देन मैं आंसर दे देता हूँ क्योंकि मैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी। तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये सब मैंने आप लोगों को क्लास में करा रखा है, ये मत बोलना नहीं कराया है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, डायरेक्टली आंसर शो कर दे रहा हूँ। तो आपके पास जो आंसर आएगा n r रेज़ टू पावर -2 r वेक्टर r। सो ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर सोलेनॉइडल वेक्टर है, अगर f सोलेनॉइडल वेक्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोलेनॉइडल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे लगता है 100% इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 100% कह रहा हूँ मैं, तो ये देख लेना। तो सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है कि नेबुला के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट, अगर आपका मतलब डाइवर्जेंस जो है वो 0 है, नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का अगर 0 होता है तो हम क्या कहते हैं उस वेक्टर को, सोलेनॉइडल वेक्टर। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वेक्टर आर दिया हुआ है, बोला cos t i कैप प्लस साइन t j कैप प्लस t k कैप। तो डिस्टेंस अलोंग द हेलिक्स फ्रॉम 1 0 0 टू cos t sin t t, इसका भी आंसर देने की कोशिश करो। डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है मैंने। फॉर्मूला क्या दिया है, L इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ डेल एफ बाई डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी जी बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी एच बाई डी टी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी टी। तो इसमें एफ जी एच क्या है, एफ जी एच आपको ये दिया हुआ है, एफ क्या है कॉस, जी क्या है साइन, एच क्या है टी। तो इसका डेरिवेट करना है, तो क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस और टी का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करके होल स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कर्व के लिए जो हेलिक्स के लिए जो कर्व होता है उसकी इक्वेशन ये है। ठीक है, आपको पता है, आपने इसका डैश कर लिया तो आपके पास ये आ गया। अब डिस्टेंस निकालना मुझे, तो लिमिट लगानी पड़ेगी आपको। जैसे t के लिए, तो t की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 से लेके, आप जब t इज इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 0 से लेके t तक वेरी कर रही है, यहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से लेके t तक मैंने करा दिया। यही सेम फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। ये माइनस साइन टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डी एफ बाई डी टी है, और कॉस टी क्या है, डी जी बाई डी टी, और डी एफ बाई डी एच बाई डी टी 1 है। इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर द स्क्वायर रूट कर दिया, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 2, और आंसर आ गया आपके पास √2t। तो आंसर क्या है इसका, √2t। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसके आने के क्वेश्चन के चांसेस हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर है, क्योंकि जीरो वेक्टर होता तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। लेकिन उसने बोला नॉन जीरो वेक्टर के लिए क्या सही होगा, तो इसने बोला कर्ल ऑफ आर वो 0 होगा हर बार। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये केवल एक ही कंडीशन में होता है अगर इरोटेशनल हो। तो
इरोटेशनल का ये कंडीशन होता है। दूसरा दे रखा है नेबुला डॉट आर इक्वल टू 0, ये भी जरूरी नहीं हो, और ये जब होता है तो हम क्या कहते हैं, आर क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर, अभी देखा था पिछले क्वेश्चंस में। देन दिया है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज 0, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ 0 ये भी एक आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। लास्ट मैंने आप लोगों को ध्यान से अगर वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, मैंने बोला था डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, सो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज 0, ग्रेडियंट नहीं है, ग्रेडियंट में डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है स्केलर के साथ। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ऑप्शन एमसीक्यू में कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज, वो वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज स्केलर, ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ एनी वेक्टर इज वेक्टर। ये सब चीजें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। देन वेक्टर ए इज नॉर्मल टू द वेक्टर, वेक्टर ए जो है वो किस वेक्टर के नॉर्मल है, तो नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होती है, वीडियो पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। टिल देन मैं आंसर दे देता हूं। ए इनमें से किस बी के साथ नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या होता है, ए डॉट बी अगर 0 हो तो हम कहेंगे ए इज नॉर्मल टू दी वेक्टर बी। सो मुझे ए पता है, बी इनमें दिया है, इनमें से बी उठाओ, डॉट प्रोडक्ट करो, देखो 0 आ रहा है क्या, जिस पे 0 आया वो आंसर है, जिस पे 0 नहीं आया वो आंसर नहीं है, सीधी सी बात। ए डॉट बी मैंने किया, तो ए डॉट बी किया तो हमारे पास है 2 + 2 - 1 3, ठीक है, तो 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ए तो नहीं है। देन बी देखो, बी चेक करो, ए डॉट बी किया तो 1 - 2 + 1, तो ये 2 - 2 0 हो गया, तो बी जो है वो करेक्ट हो गया, मीन्स ए इज नॉर्मल टू दिस बी, ठीक है। ये बी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1.1 1 हो गया, 1 - 4 + 1, तो ये -2 होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 - 2 +2 और +1 +2, तो ये हो गया 6। मेरे ख्याल से ये भी 0 नहीं है, तो डी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, बी। वेक्टर दिस वेक्टर इज सोलेनोइडल इरोटेशनल या नॉन सोलेनोइडल इरोटेशनल, सोलेनोइडल नॉट इरोटेशनल, नीदर सोलेनोइडल नॉर इरोटेशनल। इसका सिंपल सा मतलब है, सोलेनोइडल कब होता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर का नेबुला के साथ तो 0 आए, मतलब सीधी सी बात, डाइवर्जेंस जो है वो 0 आए। अगर कर्ल 0 आएगा तो इरोटेशनल, डाइवर्जेंस 0 आएगा तो सोलेनोइडल। तो अगर नेबुला डॉट एफ अगर 0 आता है तो मैं कहूंगा सोलेनोइडल है। तो नेबुला डॉट एफ मीन्स दिस वन। सो नेबुला इज ये नेबुला होता है, ठीक है, डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया करना है मुझे, किसको, इसको। अगर ये 0 आया तो मैं कहूंगा वो सोलेनोइडल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब ये सोलेनोइडल है। अब देखते हैं इरोटेशन है कि नहीं है। इरोटेशनल के लिए क्या है, अगर कर्ल 0 होगा तो इरोटेशनल होगा। तो देख लेते हैं कर्ल 0 है क्या, कर्ल भी इसका 0 आएगा। मैं इसका फिर से सॉल्यूशन एक कर देता हूँ। ये सोलेनोइडल किसके लिए है, इसके लिए, ठीक है। कर्ल अगर 0 होगा तो हमारे पास जो भी वेक्टर है वो क्या होगा, इरोटेशनल। और अगर नहीं हुआ 0 तो नॉट इरोटेशनल, मीन्स रोटेशनल होगा वो, ठीक है। यहाँ पर नॉट इरोटेशनल की बजाय रोटेशनल भी लिख सकते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ क्या आ गया अपने पास, चेक किया हमने, ये 0 आ गया। सिंपल सी बात है, इस वाले में फर्स्ट वाले टर्म में डायरेक्टली अगर चेक करना है तो फर्स्ट वाले टर्म में अगर आपके पास y और z नहीं है और दूसरे टर्म में x और z नहीं है और तीसरे टर्म में
एक्स और वाई नहीं है तो सिंपली वो टर्म हमेशा जो है वो उसका कर्ल हमेशा जीरो ही आता है। ठीक है, तो कुछ आप करोगे प्रैक्टिस तो ये सब चीज़ें ध्यान में रहेंगी। तो इसका मतलब ये भी इरोटेशनल है क्योंकि कर्ल भी जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो गया। नेक्स्ट है नॉर्मल वेक्टर एन ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट। मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो सिंपल सी बात है, क्या करना होगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल में हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। किसी भी स्केलर फंक्शन का अगर ग्रेडियंट निकाल दूं मैं तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज नथिंग बट नॉर्मल। कोई भी सरफेस दिया है उसका ग्रेडियंट निकालो, मतलब आपका नॉर्मल निकल गया। तो मैं इसका ग्रेडियंट निकाल रहा हूं, तो ग्रेडियंट ये होता है आपके पास एफ से बस केवल मल्टीप्लाई कर दो अंदर। एफ आपके पास क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एफ हो गया। इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, आप इसको जो है पार्शियल डेरिवेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो आपके पास जो टर्म आएगा वो ये आएगा। अब उसने ये तो आप क्या निकला है, नॉर्मल। उसने क्या पूछा है, नॉर्मल वेक्टर एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है। तो सिंपली इस पॉइंट को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। सो इसमें ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल सी बात थी, आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो स्केलर फंक्शन जो भी दिया है उसका ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट निकालते ही आपका क्या निकल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर। किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो जो नॉर्मल वेक्टर निकला है उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ वेक्टर फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इररोटेशनल। इफ एंड ओनली इफ द इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू 0 फॉर एवरी सिंपल क्लोज कर्व इन द रीजन वेयर एफ इज डिफाइंड। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, एफ इज कंजर्वेटिव, देन एफ इज नेसेसरली ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, तीसरा क्या है, इफ अ वेक्टर फील्ड एफ इज डिफाइंड इन सिंपली कनेक्टेड रीजन इन एक्स वाई प्लेन and nabla cross f equal to 0 throughout the region, then f is irrotational। so irrotational भी बोल सकते हैं, f is conservative भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोले all the above, मतलब ये तीनों के तीनों सही हैं। so which of the following is true बोला है। तो आप लोगों को पता है कंजर्वेटिव मतलब इरोटेशनल, और इरोटेशनल होगा तो नेबला क्रॉस f 0 होगा। ठीक है, और ये जो है लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर को आप अगर स्टोक्स थ्योरम में यूज करते हो तो वो क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेबला क्रॉस एफ, मतलब कर्ल ऑफ एफ। और कर्ल ऑफ एफ अगर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। आर एच एस 0 हो गया आपका, तो आर एच एस 0 हो गया मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम से। स्टोक्स थ्योरम इवन आपके नेक्स्ट मॉड्यूल में है, तो स्टोक्स थ्योरम के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। अगर f कंजर्वेटिव है तो f नेसेसरली ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ये भी सही स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो ट्रू। इस पे बेस्ड अभी क्वेश्चन आने वाला है। और f अगर नेबला क्रॉस f 0 है, यहाँ पर क्या लिखा है उसने, इफ एंड ओनली इफ, तो अगर ये होगा तो ये होगा, कंजर्वेटिव होगा तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी। तो ये दोनों सेम है, ये स्टेटमेंट कोई अलग नहीं है, यही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी, मीन्स ऑल दी अबव आर करेक्ट। देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को क्वेश्चन 100% आएंगे, सोच लो, देख लेना। 100% बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा हूँ वो श्योर हूँ मैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यूनिट वेक्टर एक है। सो एक क्या है आपका, ये एक तो चीज है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। दूसरा क्या निकालना है, ग्रेडियंट। फाई क्या है यहाँ पे, ये। अब इसका ग्रेडियंट निकाल के ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो और ये जो यूनिट वेक्टर निकाला है उसके साथ डॉट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहला आप ग्रेडियंट निकालोगे, तो ग्रेडियंट इसका निकालोगे तो क्या करोगे, इसको पहले x से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वाई जेड, तो ये आ गया वाई जेड आएगा। दूसरे में क्या करते हो, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्स जेड। ठीक है, थर्ड z के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स वाई, तो ये आपका ग्रेडियंट हो गया।
किस पॉइंट पे बोला है उसने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने को, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दो। तो तुमने क्या किया, ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर दिया ग्रेडियंट में, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये आ रहा है 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस k। ठीक है, इसके बाद ग्रेडियंट निकल चुका है। अब क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए आपको पता ही है, वेक्टर आपको गिवन है, इसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो ग्रेडियंट भी निकल चुका है आपका, यूनिट वेक्टर भी निकल चुका है, इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर क्या आएगा 7/3। तो 7/3 क्या है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, देन फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, बोला ये कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंजर्वेटिव फील्ड कब होता है, अगर इरोटेशनल हो। और इरोटेशनल की क्या कंडीशन है, कर्ल एफ 0 होना चाहिए। तो मुझे चेक करना है कि कर्ल एफ 0 है क्या। तो कर्ल एफ के लिए मुझे ये डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट फाइंड कर लो आप। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस भी करने हमें। तो डिटरमिनेंट आप निकाल लेना, इस ये 0 आ जाएगा। पूरा प्रूफ और आंसर भी मैं आपको साथ में देख रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो एफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो आंसर ए सही है। बी गलत हो गया, इसमें लिखा है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा बोला है कि स्केलर फंक्शन ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। ये 100%, अगर ये एफ जो है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो 100% उसका स्केलर फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसी पे बेस्ड है कि बोला है कि स्केलर फंक्शन फाई ऑफ दिस, सेम फंक्शन लिया है मैंने, सॉरी फंक्शन एफ वेक्टर सेम लिया है जो पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो स्केलर पोटेंशियल निकालना है मुझे इस वेक्टर का, वो क्या होगा। तो हमें पता है कि पहले तो हम चेक करेंगे इरोटेशन है कि नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव है कि नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में हम चेक कर चुके हैं कि इरोटेशनल है। अगर ये इरोटेशनल है तो मतलब एफ इज नेसेसरी ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन, मतलब ये एफ जो है वो किसी न किसी ग्रेडियंट का फंक्शन का होगा। मीन्स एफ जो है वो ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन होगा फाई। अब मुझे यही स्केलर पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या है, एफ आपको गिवन है, ये एफ है, और ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है, आपको पता है। दोनों आई कैप जे कैप जेड कैप के कैप को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास दिस इक्वल टू दिस, दूसरी क्या बनेगी दिस इक्वल टू दिस, एंड थर्ड इज दिस इक्वल टू दिस। सो आपको ये 3 आ गई। अब इन यही आपके पास ये तीनों फाई जो है वो सेम ही है, ऑल फाइज आर सेम, क्योंकि मुझे फाई की ही वैल्यू निकाली है। तो इसमें देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का कॉम्बो मिल रहा है आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन है, तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। तो इसमें क्या करूँगा, सिंपली अगर मान लो f1 yz 0 ले लेता हूँ मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैच कर लो, कहाँ है आंसर, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई एक्स जेड क्यूब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन कुछ क्वेश्चंस जो ऑप्शन से नहीं लिए मैंने लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना है इसका। ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो जब भी नॉर्मल बोले तो क्या करना है, ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट निकालने के बाद किस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है, उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है वो पॉइंट यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, अब लेकिन तुमने अभी निकाला नॉर्मल एट पॉइंट, लेकिन उसने पूछा यूनिट नॉर्मल, तो यूनिट नॉर्मल के लिए जो तुम्हारा नॉर्मल निकला है उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास यूनिट नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगर कर्व आपके पास दिया हुआ है इस तरह का, तो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है। तो टेंजेंशियल का एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। तो जो भी आपके आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये दी है, वाई की वैल्यू ये दी है, मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। आप वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो dv बाई dt हो गया। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, डेरिवेट किया, तो ये आ गया। वेलोसिटी को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया। टेंजेंशियल के लिए क्या, एक्सेलरेशन जो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या आता है आपके पास, टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ डॉट, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसको वेलोसिटी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना। तो आपके पास ये आ गया 1
1 क्या आ गया एस एल टेंजेंशियल, और नॉर्मल के लिए क्या करोगे, यही जो आपने एफ लिया है इसका स्क्वायर माइनस ये 80 जो आपने निकाला है उसका स्क्वायर, तो वो आपके पास ये भी 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट पॉइंट इन द डायरेक्शन पी क्यू। तो पी क्यू के लिए आपके लिए कुछ नहीं करना है, पी क्यू बोला है तो क्यू माइनस पी कर देना है। ठीक है, तो क्यू माइनस पी करोगे तो आप दिस माइनस दिस, तो जो भी आपका निकलेगा वो वेक्टर हो गया। फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, या फिर कहो यूनिट वेक्टर। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर इसका निकाल लो, ग्रेडियंट ऑफ फाई आपने निकाल लिया है, इसको प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन अलोंग जेड एक्सिस। तो जब भी जेड एक्सिस के अलोंग बोला है मतलब आपका ए कैप जो है, ए जो है वो क्या आ गया, वेक्टर है के कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन उसने केवल जेड एक्सिस में दी है तो ये के कैप आ गया, तो के कैप के साथ इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करो, इसके ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करोगे तो केवल केथ वाला जो कंपोनेंट है वही आएगा कि जेड डायरेक्शन में, तो 144 के डॉट के, तो ये 144 हो गया, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस के, तो वो 1 होता है, तो 144 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे आर्क ऑफ द लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, डी एस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसका क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वाई आपके पास दिया होगा एक्स के टर्म में, और बोलेगा कि लेंथ ऑफ द आर्क निकालो, तो कुछ नहीं करना, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जो भी फंक्शन दिया होगा उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके होल स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर एक्स एक फंक्शन की एक वेरिएबल के बजाय आपके पास 2 वेरिएबल्स हों तो उसमें अंडर द स्क्वायर रूट और डी एफ बाई डी टी कर देना, डी जी बाई डी टी होल स्क्वायर कर देना, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर थर्ड 3 कंपोनेंट दिया है तो डी एफ बाई डी टी होल स्क्वायर, डी जी बाई डी टी होल स्क्वायर, डी एच बाई डी टी होल स्क्वायर, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, ताकि लास्ट टाइम पे तुम्हें ध्यान रहे कि ये क्या होता है। ठीक है, देन सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, ध्यान रखना, डाइवर्जेंस अगर 0, इरोटेशनल क्या होता है अगर कर्ल 0, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए वेक्टर। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में आ सकता है। तो मॉड्यूल 3 मेरे ख्याल से यहाँ फिनिश होता है, और मॉड्यूल 3 के लिए ऑल द बेस्ट। ये भी पूछा जा सकता है कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, अगर C1 के ए से बी C1 के अलोंग जाऊं वो इक्वल होगा C2 के अलोंग जाऊं। ठीक है, तो ये दोनों इंटीग्रल्स इक्वल होंगे, और कुछ क्वेश्चंस में ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑप्शंस में। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों का ये जो है कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 4 या मॉड्यूल 5 पे करेंगे वीडियो। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।